सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर का पास प्रतिशत 96.16% रहा। लड़कियों ने इस बार भी लड़कों के मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया। डीपीएस श्रीनगर का परिणाम तो 100% रहा। स्कूल की आसमा शकील ने 98.2% अंक हासिल किए हैं। आसमा ने बताया कि रिजल्ट देखने के लिए उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि रिजल्ट जारी होने के बाद सीबीएसई की वेबसाइट पर अचानक ट्रैफिक बढ़ गया था, जिससे कुछ समय के लिए वेबसाइट क्रैश हो गई और छात्रों को अपना रिजल्ट चेक करने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। आसमा को भी अपना रिजल्ट चेक करने में काफी वक्त लग गया। बाद में स्कूल की तरफ से उन्हें अपना रिजल्ट पता चला और फिर क्या था, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें पता चला कि उन्होंने टॉप किया है। आसमा अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देती है। तो 9 बजे से 3 बजे तक बिल्कुल मुझे साइट नहीं खुल रही है। देयर वाज दिस ह्यूज लोड ऑन द साइट, यू कांट ब्लेम सीबीएसई पीपल। कोई साइट नहीं खुली है, सब फोनों पे साइट लगा के। तो मैं आई गो टू माई मदर एंड माई फादर, ऑफ कोर्स मम्मा बाबा के पास गया एंड आई टेल देम दैट रिजल्ट आया। तो देयर इज अ थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट माई पेरेंट्स, दे आर एक्सट्रीमली चिल पीपल व्हेन इट कम्स टू academics. Even if I'd have barely passed today, they'd still be the same parents to me that they are today. They don't care about my marks. They know that they want me to not stress out, because back in convent I was this extremely stressed child. I studied बहुत ज़्यादा. तो फिर I told them that they were like fine. So they didn't even come upstairs. They knew we were busy with our phones and we were anxious, so they didn't come up. They were like, okay, you do your thing, we are waiting downstairs. अब 3 भी बज गए, अब 3 बजे भी हमें रिजल्ट नहीं खुल रहा है, तो अब तो थोड़ी बहुत टेंशन हो ही गई। तो फिर a friend of mine called me. She asked me for my roll number, so she'd call school administration, क्योंकि वहाँ पर they get the results बहुत पहले। तो she took my roll number and then she asked our teachers back in DPS. तो उसके बाद थोड़ी देर बाद तो she calls us back. I didn't hear anything. उसने बस बोला कि आसमा ने टॉप किया। तो आसमा भविष्य में मानवाधिकार कार्यकर्ता बनना चाहती है। उनके पिता बिजनेसमैन हैं और माँ हाउसवाइफ। आसमा की एक जुड़वा बहन है और एक भाई भी है। आसमा का कहना है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता बनने का फैसला लिया है। बिहार में कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। ऐसे में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले एम्बुलेंस के कर्मचारी और पुलिस के बीच अनबन के कारण शुक्रवार से ही नालंदा जिले में एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप पड़ी है, जिसके कारण जिले से कुछ हैरान कर देने वाली दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इलाज के लिए मरीजों को जूझना पड़ रहा है। नालंदा में एम्बुलेंस बंद है क्योंकि एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से परिजन यहां एक महिला का शव एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से ठेले से ले जाते हुए दिखाई दिए। इस हड़ताल का असर बिहार शरीफ सदर अस्पताल में महज कुछ ही घंटों में दिखने लगा। बता दें, दीपनगर थाना क्षेत्र इलाके के जुरारपुर गांव में शराब बेचने से मना करने पर पास के ही पड़ोसी कैलू पासवान, भासो पासवान, राहुल पासवान ने एक महिला साको देवी की पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद महिला के शव को परिजन पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल ठेले पर लेकर गए। से आए थे और घटना स्थल पर अभी एम्बुलेंस नहीं मिला। इसका कारण हम लोग ठेला से डेड बॉडी लेकर के जा रहे हैं अपने घर पर। रोगी के दिखाने के लिए मारपीट हुआ था। हाँ, क्या हुआ? पोस्टमार्टम हुआ। हाँ, उसके बाद गाड़ी नहीं मिला, ठेला पर लेकर जा रहे हैं। कहाँ ने गाड़ी मिला एम्बुलेंस? भले से ये खोज रहे थे, कहा कि गाड़ी है नहीं। तो क्या हुआ था इनके साथ? उनका साथ मैंने के लेकर जा रहे हैं। घटना क्या घटा था? घटना मैंने कि रड से मारिश था। पहला शराब बेचता था वो बगल में, तो मैंने इसको माना किया कि अपन घर में बेची, नहीं माना, इसको मार बाज। क्या नाम आपका? किशोरी पास। पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों ने शव को ले जाने के लिए अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन परिजनों के हाथ निराशा ही लगी।
इन लोगों को शव ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई, जिसके बाद कड़ी धूप में परिजनों के द्वारा ठेले पर ही शव को अपने घर तक ले जाना पड़ा। आपको बता दें, महिला ने कुछ लोगों को घर के पास शराब बेचने से मना किया था, जिसकी वजह से उसे मार दिया गया। घर वालों ने जब एम्बुलेंस के लिए फोन किया तो जवाब नहीं मिला, क्योंकि एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं। पुलिस के एम्बुलेंस कर्मी के साथ मारपीट के बाद वो लोग हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए ठेले से शव को अस्पताल ले जाना पड़ा। बता दें, कुछ दिन पहले पुलिस कर्मियों द्वारा एम्बुलेंस कर्मी के साथ मारपीट की गई थी। इसके विरोध में एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। नालंदा जिले के सभी 102 एम्बुलेंस कर्मी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हैं। उनकी मांग है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हड़ताल जारी रहेगी। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त के ऑडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। अब विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में जांच पड़ताल जारी है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम शुक्रवार शाम मानेसर पहुंची, जहां एक होटल में कांग्रेस के कुछ विधायक ठहरे हुए हैं। हालांकि हरियाणा पुलिस ने एसओजी की टीम को अंदर नहीं जाने दिया। बताया जा रहा है कि राजस्थान एसओजी की टीम मानेसर स्थित आईटीसी ग्रैंड भारत होटल पहुंची, लेकिन हरियाणा पुलिस के जवानों ने उनकी गाड़ी को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। राजस्थान के अधिकारियों से परमिशन मांगी जा रही है। एसओजी की टीम राजस्थान के विधायक का ऑडियो टेप वायरल होने के बाद बयान दर्ज करने पहुंची है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने 2 ऑडियो का जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बाकी कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा के बीच पैसों की लेन देन को लेकर बात हो रही है। अब सच्चाई क्या है, इस पर जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट में कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। इस मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार 20 जुलाई को सुबह 10 बजे होगी। इस बीच हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मंगलवार शाम 5 बजे तक बागी विधायकों पर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यानी 21 जुलाई शाम 5 बजे तक विधानसभा स्पीकर बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को भेजे गए नोटिस पर अध्यक्ष की कार्रवाई मंगलवार शाम तक के लिए टाली गई। बता दें कि सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य 18 बागी विधायकों की याचिका की पैरवी हरीश साल्वे ने की। हरीश साल्वे ने कहा कि स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर की मंशा ठीक नहीं लग रही है। वहीं मुकुल रोहतगी ने कहा कि पायलट गुट ने विद्रोह नहीं किया है। विधायकों ने पार्टी के भीतर आवाज उठाई है। अयोग्य ठहराने का मामला नहीं बनता है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि विधायकों को परेशान किया जा रहा है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर का नोटिस देना सही है। पार्टी लाइन के खिलाफ बयान दिया, इसलिए नोटिस जारी किया गया। विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की याचिका को प्री मैच्योर बताया और याचिका खारिज करने की मांग की। इससे पहले कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 2 विधायकों भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। साथ ही विधायकों के खरीद फरोख्त से जुड़ी वायरल ऑडियो टेप की ट्रांसक्रिप्ट्स को पढ़कर सुनाया, लेकिन ऑडियो को नहीं चलाया। पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि ऑडियो टेप में ये आवाज शेखावत और बागी विधायकों की है। कांग्रेस के आरोपों के आधार पर मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑडियो टेप को फर्जी बताया और कहा कि वो किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। शेखावत ने कहा कि ऑडियो में मेरी आवाज नहीं है। अगर मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया तो मैं जरूर जाऊंगा। बता दें कि राजस्थान में सियासी संकट उस समय शुरू हुआ जब सचिन पायलट और उनके खेमे के 20 से ज्यादा विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बाकी तेवर अपना लिए थे। इसके बाद पायलट के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए
कांग्रेस ने उन्हें उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर दिया था। उनके 2 विश्वस्तों को भी मंत्री पद से हटा दिया गया था। कांग्रेस ने बीजेपी पर पायलट और अन्य बागी विधायकों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उसने बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों के जरिए गहलोत सरकार को अस्थिर करने का आरोप भी लगाया है। ये जिक्र करते हुए पार्टी ने सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2 सहयोगियों के ठिकाने पर कर छापे का उल्लेख किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी एक मेल के जरिए दी गई है। इसके बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सीएम की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं मामले की जांच सीआईडी कर रही है। पूरे मामले पर कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बता दें कि धमकी देने वाले ने मेल में सीएम को नसीहत देते हुए लिखा कि सीएम सुधर जाओ वरना जान से मार दिए जाओगे। पूरे मामले की तफ्तीश के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। प्रदेश की साइबर टीम मेल भेजने वाले का पता लगाने में जुट गई है। आईपी एड्रेस के जरिए आरोपी की पहचान की जा रही है। साथ ही अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल पर धमकी दिए जाने पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सीएम की लोकप्रियता से घबराकर ऐसी हरकत की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरे मामले की जांच कराएगी। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पर मनोज पांडे ने कहा कि सीएम की छवि ऐसी है कि सभी राजनीतिक दलों के लोग उनके बेहद करीब हैं। लिहाजा उन्होंने किसी भी राजनीतिक धमकी से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जिस किसी का भी हाथ होगा, सरकार कड़ी कार्रवाई करने से नहीं चूकेगी। हालांकि ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि फर्जी ईमेल के जरिए ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। फिलहाल वरीय अधिकारियों के निर्देश पर गोपनीय तरीके से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में नक्सलियों के द्वारा रांची में दस्तक दी गई है और पोस्टरबाजी जैसी घटना भी हुई है। ऐसे में इस थ्रेट का नक्सली कनेक्शन है या नहीं, इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि पूर्व में भी झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी इसी तरह की जान से मारने की धमकी ईमेल के जरिए मिली थी। तब इस मामले में उत्तराखंड से एक कुख्यात नक्सली की गिरफ्तारी हुई थी।